अब नया टॉपिक शुरू करते हैं, वेक्टर अलजेब्रा। तो पहले ये वाला टॉपिक करेंगे अपन, और इसके जस्ट बाद है ना 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना, ये वाला टॉपिक करेंगे। वेक्टर अलजेब्रा पहले करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है ना कई एस्पेक्ट ऐसे आएंगे जहाँ पे आपको है ना वेक्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो इसको पहले कर लेते हैं ताकि आपको है ना 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है ना प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, तो इस वाले वीडियो में है ना जो कॉन्सेप्ट्स अपन कवर करेंगे, है ना, कौन से कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे वेक्टर्स को लेके, है ना, कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स जो हैं उसको देखेंगे अपन। अच्छा, वेक्टर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप फिजिक्स में कवर कर ही चुके हैं, तो वेक्टर्स का बेसिक आइडिया तो होगा ही आपको। तो फिजिक्स में आपने क्या देखा कि कि वेक्टर्स जो है वो क्या हुए, एक ऐसी क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़े। कौन सी दो चीज़ें, है ना, उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी हो और उसका डायरेक्शन भी हो। ठीक, तो रियल लाइफ में हमने देखा है कि कई क्वांटिटीज ऐसी हैं जिसमें उस क्वांटिटी का यदि केवल मैग्नीट्यूड यदि हम बोल दें तो उस क्वांटिटी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास में आ जाती है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हमने क्या बोला भाई, ऐसी क्वांटिटीज़ को हमने स्केलर बोला। और इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल क्या है, मास। तो मास का यदि मैग्नीट्यूड हम बोल दें, है ना, कोई भी यदि कोई ऑब्जेक्ट है उसका मास जो है 1 kg है ना, या उसका मास जो है 3 kg है, तो मास को डिफाइन करने के लिए या उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमको उसके मैग्नीट्यूड के अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर फिर हमने देखा कि कई क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत पड़ती है ना। और इस तरह की क्वांटिटीज़ जो है वो क्या हो गई, जैसे डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर है, और इसका जो स्केलर काउंटर पार्ट है ना, वो क्या है, डिस्टेंस। तो यदि इस क्वांटिटी को हम स्केलर के रूप में यूज़ करेंगे तो है ना डिस्टेंस डिस्क्राइब करना है, तो है ना कोई जना 100 मीटर्स उसने वॉक की, तो हम बोल सकते हैं भाई 100 मीटर वॉक की, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं। पर यदि हमको ये भी डिस्क्राइब करना है कि 100 मीटर वॉक जो है किस डायरेक्शन में की, तो हम उसको किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, है ना, 100 मीटर नॉर्थ। और फिर इसको डिपिक्ट करने का एक पर्टिकुलर तरीका हमने निकाला, है ना, उसको देखेंगे अभी अपन, आपको मालूम ही है ना 100 जे कुछ इस टाइप का लिखेंगे अपन इसको, है ना। और कौन कौन सी क्वांटिटीज अपन ने देखी, वेलोसिटी, है ना, फिर एक्सेलरेशन, फिर क्या, फोर्स, है ना, वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है इसमें। फिर हमने देखा फील्ड्स, है ना, फिजिक्स में जितनी फील्ड्स हैं हर फील्ड में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड हो, है ना, जितने फील्ड्स हैं वो सारे के सारे वेक्टर्स हैं। तो इन सारी क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए हमने वेक्टर्स यूज़ किए, है ना। बेसिकली क्या किया भाई, हमने वेक्टर्स को इन्वेंट किया। वेक्टर क्या, एक टूल है, मैथमेटिकल टूल है, जिसको यूज़ करके हम अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं ताकि हम उसको मैनिपुलेट अच्छे से कर सकें। ठीक, तो ये तो वेक्टर का कॉन्सेप्ट हो गया, है ना। अब हो गया कि इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, है ना, रिप्रेजेंटेशन, है ना, इससे भी आप फैमिलियर हैं, थोड़ी जगह बनाते हैं। तो अब जैसे कॉम्प्लेक्स वेक्टर्स को डिस्क्राइब करने के लिए या उनको डिपिक्ट करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले यूनिट वेक्टर्स बनाए, है ना। उसी तरह से जैसे भाई जैसे मास है, तो मास को डिस्क्राइब करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया भाई, 1 kg को डिस्क्राइब किया, 1 kg होता कितना है ना। डिस्टेंस है, डिस्टेंस को डिस्क्राइब करने के लिए हमने लेंथ को डिस्क्राइब किया, है ना, 1 मीटर कितना होता है, और उसके बाद में हमको है ना 50 मीटर, 100 मीटर या जितना भी लेंथ को डिस्क्राइब करना है, फिर हम डिस्क्राइब करते हैं उसको यूज़ करके। तो उसी तरह से हमने यूनिट वेक्टर्स डिफाइन किए। यूनिट वेक्टर क्या हुआ, जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है, डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है पर इसका मैग्नीट्यूड 1 है ना। यूनिट वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में भी हो सकता है ना, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। पर जो सबसे खास यूनिट वेक्टर्स हैं जिसको यूज़ करके हम ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस में किसी भी वेक्टर को डिपिक्ट कर सकते हैं, है ना। वो कौन कौन से वेक्टर्स हुए, यूनिट वेक्टर्स इंपॉर्टेंट वाले। एक यूनिट वेक्टर हुआ जो कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देते हैं अपन एक्स वाई। तो जो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको अपन किस तरह से डिपिक्ट करते हैं, आई, आई के बाद में हैट इस तरह से लगा देते हैं,
आई हैट, और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको हम जे से डिपिक्ट करते हैं। ये तो 2D प्लेन है, 3D प्लेन होगा तो इसमें एक यूनिट वेक्टर और आ जाएगा, है ना, जेड डायरेक्शन में उसका यूनिट वेक्टर जो है के। तो अब 2D प्लेन में किसी भी वेक्टर को यदि हमको डिस्क्राइब करना है तो इन दोनों वेक्टर्स को यूज करके हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। सपोज ये कोई वेक्टर है ना, वेक्टर ए, जिसका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेंथ जो है वो कितनी है ना, केवल इस मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, सपोज 3 है, और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है ना ये जो इसकी लेंथ है वो कितनी है, 2 है। तो ए यदि हमको डिपिक्ट करना होगा तो ए को हम किस तरह से लिखते हैं, 3 टाइम्स एक्स एक्सिस के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आई प्लस 2 टाइम्स वाई एक्सिस के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर 3i प्लस 2j, और इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ये 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का अंडर रूट, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इसका अंडर रूट। ठीक, इनमें से कोई भी कॉन्सेप्ट जो है अभी तक जो अभी अपन ने डिस्कस किया है ना, आपके लिए नया नहीं है, आप कर चुके हैं पहले, है ना। अब ये जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फ्री वेक्टर्स एंड लोकलाइज वेक्टर्स, है ना। इसको थोड़ा ध्यान से एक बार देख लेते हैं क्योंकि इसमें है ना स्टूडेंट्स को काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। इसको मैं मिटा देता हूँ। तो अब फ्री वेक्टर और लोकलाइज वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है ना, उसको देखते हैं, है ना। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से देख लें आप। तो ऐसा करते हैं, एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आप फैमिलियर भी हैं, तो आप अच्छे से अप्रिशिएट कर पाइएगा दोनों में डिफरेंस क्या रहता है। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस में ना, ये वाई एक्सिस में मिटा देता हूँ ज़रा। तो ऐसा करते हैं, है ना, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं, है ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट या पॉइंट मास, कहने का मतलब क्या है कि ऐसी बॉडी जिसका सारा मास जो है वो इसी पॉइंट पे है। ठीक, अच्छा, तो फिजिक्स में हमने क्या देखा था कि सपोज इस बॉडी पे हमने एक फोर्स तो ये लगाया जिसको मैं F1 बोल देता हूँ। ठीक, और इसी बॉडी पे यदि सपोज एक फोर्स और इस डायरेक्शन में लगाते हैं, F2 मैं बोल देता हूँ, तो वहाँ पे अपन ने क्या डिस्कस किया था कि यदि इस बॉडी पे रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा ये यदि अपने को पता करना है तो हम क्या बोलते थे, ये जो F2 वाला जो फोर्स है इसके वेक्टर को यहाँ से उठा करके हम यहाँ पे रख सकते थे। हमने क्या डिस्कस किया था वहाँ पे कि वेक्टर्स को स्पेस में हम कहीं पे भी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, तो वेक्टर चेंज नहीं होता है ना। जैसे सपोज ये वेक्टर ए है, ये स्पेस में यहाँ पे है, और है ना इसी के पैरेलल सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का यदि हम एक वेक्टर बनाएं तो ये दोनों वेक्टर्स में कोई डिफरेंस नहीं है। तो रिजल्टेंट फोर्स पता करने के लिए हम क्या करते थे भाई, F2 को यहाँ से उठा करके हमने यहाँ पे रख दिया, ये F2, तो रिजल्टेंट फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट पे या पॉइंट मास पे, है ना, ये रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा, F3 बोलते हैं इसको। और हम क्या बोलते थे भाई, F3 जो है वो F1 प्लस F2 के बराबर है। अच्छा, जिस तरह से अपन ने F1 F2 बनाए हैं, F1 सपोज 3i प्लस j, है ना, इसी टाइप का दिख रहा है, और F2 है ना माइनस आई प्लस जे, है ना, कुछ इस टाइप का बनाया अपन ने। तो F3 इन दोनों को यदि ऐड कर दें अपन तो F3 क्या हो गया, 2i प्लस 2j। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए हमने F2 को फ्रीली यहाँ से मूव करके यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, और इसी तरह से ये जो F1 वाला जो फोर्स है हम चाहते तो ये भी कर सकते थे भाई, रिजल्टेंट पता करने का ये तरीका भी है कि F1 को हम उठा के F2 के आगे इस तरह से रख देते कि F1 की टेल जो है वो F2 के हेड से शुरू होती हो, तब भी हम रिजल्टेंट निकाल सकते थे F1, है ना। और इस वाले केस में F3 जो है वो क्या हो जाता है, F2 प्लस F1, है ना, ये हो जाता। तो जिन सिचुएशंस में हम वेक्टर्स को इस तरह से स्पेस में फ्रीली मूव कर सकते हैं उन वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, फ्री वेक्टर्स। तो ये जो अपन ने एग्जांपल लिए वेक्टर्स के, है ना, ये वेक्टर्स क्या है अपने पास में, फ्री वेक्टर्स। फोर्स का वेक्टर फ्री वेक्टर नहीं है, ये जिस तरह से हमने एग्जांपल में यूज किया है ना। और मेन पॉइंट क्या है, चूंकि पॉइंट मास पे अप्लाई हो रहा है इसलिए हम इसको इस तरह से मूव करके एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, मूव करके सोच सकते थे। और ऐसे वेक्टर्स की, है ना, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है ना, दो ही हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, जो वेक्टर्स के रिस्पेक्ट में अपन डिस्कस कर ही चुके हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ।
अच्छा, अब सपोज ये जो बॉडी है जिस पे फोर्सेस लग रहे हैं, ये पॉइंट बॉडी नहीं है ना? कोई एक 3 डायमेंशनल बॉडी है। एक सिंपल सा केस लें, तो सपोज इस तरह से रॉड अपन ने रख दी, ठीक? अब इस पे यदि हम 2 फोर्स लगाएं, है ना? एक F1 फोर्स इस तरह, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, और दूसरा फोर्स हमने रॉड के इस वाले पॉइंट पे लगाया, है ना? इस वाले पॉइंट पे सपोज इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगा दिए। तो अब आप देख ही सकते हैं कि इस वाले केस में यदि रिजल्टेंट फोर्स यदि हमको पता करना है, या फिर इन फोर्सेस का इम्पैक्ट पता करना है हमको बॉडी पे एनालाइज करने के लिए, तो हम ये F2 वाला फोर्स जो है हम उठा करके यहाँ पे नहीं रख सकते। यदि F2 फोर्स हम यहाँ पे रख देंगे, हमारा रिजल्टेंट फोर्स जो है वो इस तरह से आ जाएगा, तो हमारा एनालिसिस जो है वो गलत हो जाएगा। आप देख रहे हैं? क्योंकि यदि केवल एक F3 फोर्स इस वाले एंड पे एक्ट कर रहा है, तो ये रॉड रोटेट तो करेगी नहीं। आप देख रहे हैं? और जबकि ये F1 और F2 का एक इम्प्लीकेशन है ना, 2-3 इम्प्लीकेशन हो जाएंगे इसके, है ना? एक इम्प्लीकेशन क्या है भाई, ये F1 का ये वाला कंपोनेंट ये तो इस तरफ एक्ट कर रहा है, मैं इसको यदि F1y बोल दूं, और F2 का ये जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट है वो इस तरफ एक्ट कर रहा है, F2y, दिख रहा है? और ये दोनों फोर्सेस क्या करेंगे भाई, एक टॉर्क प्रोवाइड कर रहे हैं रॉड पे, है ना? रॉड को इस तरह से रोटेट कराएंगे, और फिर इन फोर्सेस का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है, यानी ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, जो कि रॉड को इस तरफ मूव कराएगा। और ये दोनों एक्शन जो है ये सिंगल फोर्स नहीं कर सकता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इस वाले केस में ये जो है ना रिजिड बॉडी है, ये जो रॉड है, इस पे जो फोर्सेस लग रहे हैं, इन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड और इन फोर्सेस का डायरेक्शन, इन 2 पॉइंट्स के अलावा एक और पॉइंट रेलेवेंट है ना? वो कौन सा पॉइंट रेलेवेंट है कि ये फोर्स लग कहाँ पे रहे हैं, और उसको हम किस तरह से विजुलाइज करते हैं या किस तरह से बोलते हैं कि भाई ये जो फोर्स वाला जो वेक्टर है, इसी के है ना आगे और पीछे इस तरह से डॉटेड लाइन यदि हम खींच दें, तो इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन, या एक और नाम है इसका सपोर्ट लाइन। और इस वाले फोर्स के लिए भी है ना एक लाइन ऑफ एक्शन या सपोर्ट लाइन, ये हो गया। तो इन फोर्सेस के लिए ये जो तीसरा एलिमेंट जो इंपॉर्टेंट हो गया, जो कि उस वेक्टर को डिफाइन कर रहा है, वो क्या है? लाइन ऑफ एक्शन या सपोर्ट लाइन। तो जिन वेक्टर्स पे उनको डिफाइन करने के लिए तीनों एलिमेंट चाहिए होते हैं, है ना, उन वेक्टर्स को अपन क्या बोलते हैं? लोकलाइज्ड वेक्टर्स। लोकलाइज्ड वेक्टर्स। तो एक चीज नोट करने वाली ये है कि फोर्स लोकलाइज्ड वेक्टर है या फ्री वेक्टर है वो पॉइंट नहीं है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि फोर्स जो है फ्री वेक्टर ही है या लोकलाइज्ड वेक्टर ही है। किस तरह से एक्ट कर रहा है, किस सिचुएशन में एक्ट कर रहा है, उससे डिसाइड होता है कि ये फ्री वेक्टर के रूप में हम उसको एनालाइज करेंगे या लोकलाइज्ड वेक्टर के रूप में एनालाइज करेंगे। फोर्स इटसेल्फ जो है वो फ्री या लोकलाइज्ड नहीं है। हमारा एनालिसिस चेंज हो जाता है डिपेंडिंग ऑन कि फोर्स जो है वो किस तरह से एक्ट कर रहा है। ठीक, एक और एग्जांपल देखते हैं। तो लोकलाइज्ड वेक्टर का है ना एक और एग्जांपल देखते हैं। लोकलाइज्ड वेक्टर ना, आप देख सकते हैं इस वाले टॉपिक को अपन थोड़ा सा डिटेल में देख रहे हैं, है ना? एक बार ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, फिर इस वाले पॉइंट पे कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं। और एग्जांपल क्या है? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या हुआ? बेसिकली पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट का पोजीशन। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? इसके आगे वाला फ्रेज, विथ रेस्पेक्ट टू अनदर पॉइंट। और नॉर्मली ये दूसरा पॉइंट क्या होता है? नॉर्मली ये दूसरा पॉइंट जो है ओरिजिन होता है। तो सपोज यदि कोई पॉइंट हम ले लें जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2, है ना, पॉइंट ए, ओरिजिन जो है वो ओ है, तो इस पॉइंट ए का जो पोजीशन वेक्टर है उसको इस तरह से शो करते हैं हम, और लिखते कैसे हैं? ओ ए, है ना, इस तरह से लिखेंगे। इसको पढ़ना होगा तो क्या पढ़ेंगे? पोजीशन ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ओ। तो बेसिकली ये पॉइंट ए जो है वो ओ के साथ में जुड़ा हुआ है, टाइड है। ओ ए ये क्या हो जाएगा? आई प्लस 2j। ठीक, फिर यदि कोई एक पॉइंट यदि हम ले लें, सपोज 4 2, ये पॉइंट बी, इसका पोजीशन वेक्टर ओ बी, है ना, ये क्या हो जाएगा? 4i प्लस, इसको 1 ले लेते हैं, 4i प्लस जे। इस ओ ए को हम आर ए भी डिनोट करते हैं, है ना, कई केसेस में आर ए आर बी इस तरह से।
तो यदि ये हमको डिफाइन करना हो ए बी, है ना, एज अ पोजीशन वेक्टर, मतलब क्या हुआ, इसको लंबा पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, पोजीशन ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, पॉइंट बी पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में कहाँ पर है। ये पोजीशन वेक्टर जो है वो क्या हो गया, ये हो गया, है ना। इसको इस तरह से भी लिखते हैं आर ए बी, जो बेसिक वेक्टर एडिशन आप कर चुके हैं, तो है ना उसको हम यूज़ करें तो आर ए प्लस आर ए बी, ये किसके बराबर, आर बी के बराबर, है ना। आर ए बी जो है वो क्या हो जाएगा, आर बी माइनस आर ए, वैल्यूज यदि हम डाल दें तो आर ए बी क्या आ जाएगा, 3i माइनस जे। ये क्या है, पोजीशन ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ए के कोऑर्डिनेट जो भी हैं उसके एक्स कोऑर्डिनेट में हम 3 ऐड कर दें, वाई कोऑर्डिनेट में से 1 घटा दें, तो हमारे पास में पॉइंट बी आ जाएगा। पोजीशन वेक्टर को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट शिफ्ट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि वो जो ओरिजिनल पॉइंट है उससे टाइड है ना, फिक्स्ड है। तो पोजीशन वेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड वेक्टर्स। अच्छा, इसी से काफ़ी सिमिलर, है ना, एक वेक्टर है जो कि एक फ्री वेक्टर है ना, उसको देखते हैं। उनका डिफरेंस जो है वो आप अप्रिशिएट कर पाइएगा। तो दूसरा वेक्टर जो है ना, इससे भी आप फैमिलियर हैं, जो कि एक फ्री वेक्टर है ना, वो क्या है, लोकलाइज्ड वेक्टर क्या था, यहाँ ऊपर लिखते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक, जो फ्री वेक्टर है वो कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। इससे भी आप फैमिलियर हैं, जैसा नाम शो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या डिपिक्ट करता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट। जैसे यहाँ पे आर ए बी जो आया अपना, है ना, आर ए बी क्या आया था, ये आया था। इसको एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के रूप में यदि अपन लिखें तो इसका मतलब बदल जाएगा। हम लिखें भले सेम 3i माइनस जे, पर इसको हम क्या डिपिक्ट कर दें, सपोज, है ना, डी करके इस तरह से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो इसका मतलब बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ऐसे देखने में भले सेम लगे, मतलब क्या चेंज हो जाएगा कि ये वाला जो वेक्टर है वो दो स्पेसिफिक पॉइंट्स के बीच का जो रिलेशन है उसको डिफाइन कर रहा है, पोजीशन ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। पॉइंट बी और पॉइंट ए नहीं हो तो उसका कोई इंडिपेंडेंट इसका एग्जिस्टेंस नहीं है इस वाले वेक्टर का। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हुआ, इस वाले वेक्टर को हम किसी भी पॉइंट पे लगा देंगे तो उसको वो डिस्प्लेस कर देगा। कितना डिस्प्लेस कर देगा, एक्स डायरेक्शन में 3 और वाई डायरेक्शन में 1, -1। आप देख लें, और इसको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस में कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। सपोज यहाँ पे पॉइंट सी है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं सपोज 5, 6। इस पे हम ये वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यदि लगा दें तो ये पॉइंट सी जो है कहाँ पहुँच जाएगा, है ना, यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ आ गया, और ये पॉइंट डी, है ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बेसिकली क्या हो जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट में 3 ऐड हो गया 8, और वाई कोऑर्डिनेट में 1 कम हो गया, ये पॉइंट डिस्प्लेस हो गया, है ना। कोई यहाँ पे पॉइंट ले लें, हम पॉइंट ई ले लें, इस पे भी लगा सकते हैं सेम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है, इस पे भी लगा सकते हैं। ये इस तरह से जो हम शिफ्ट कर रहे हैं, ये इस वाले आर ए बी को शिफ्ट नहीं कर सकते थे, है ना, क्योंकि ये तो पोजीशन को डिफाइन कर रहा है ना। इस ई वाले पॉइंट पे, इस पे भी हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लगा देंगे तो बेसिकली क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, ये पॉइंट ई जो है वो शिफ्ट कर जाएगा, इसका जो भी एक्स कोऑर्डिनेट है उसमें से 3 घट गया, और 3 सॉरी ऐड हो गया, और वाई कोऑर्डिनेट्स में से 1 घट जाएगा। आप देख लें, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो गया, ये एक फ्री वेक्टर है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इसमें लाइन ऑफ एक्शन या सपोर्ट लाइन, है ना, उसका कोई रिलेवेंस नहीं। ठीक, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अभी बाकी पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पैरेलल एंड कोलिनियर वेक्टर्स। तो इनकी जो डेफिनेशन है ना, वो डिपेंडिंग ऑन कि वेक्टर जो है वो फ्री वेक्टर है या लोकलाइज वेक्टर है ना, थोड़ा सा एक सटल डिफरेंस है, हालांकि एसेंशियली तो सेम ही है। तो फ्री वेक्टर्स के केस में पैरेलल वेक्टर्स, है ना, पैरेलल वेक्टर्स कौन से हुए, जिनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो पैरेलल है ना। लाइन ऑफ एक्शन यदि इस वेक्टर का बनाएंगे तो, है ना, लाइन ऑफ एक्शन या सपोर्ट लाइन, है ना, दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ लिख देते हैं लाइन ऑफ एक्शन और या फिर सपोर्ट लाइन। तो सपोज ये वेक्टर ए है ना, और सपोज ये वेक्टर बी है। मैग्नीट्यूड से हमको जो दूसरा वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो कम हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, सपोर्ट लाइन जो है वो पैरेलल होनी चाहिए। अच्छा, जो दूसरा वेक्टर है उसका डायरेक्शन जो है वो अपोजिट भी हो सकता है,
सपोर्ट लाइन यदि पैरेलल है तो वो पैरेलल वेक्टर कहलाएगा। अच्छा, और चूंकि फ्री वेक्टर्स के केस में ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि फ्री वेक्टर को स्पेस में हम कहीं पे भी मूव कर सकते हैं और वेक्टर जो है वो सेम ही रहता है। तो ए वेक्टर हम यहाँ पे बनाएं चाहे ए वेक्टर हम यहाँ पे बनाएं, है ना, बात तो एक ही है। एक्सेप्ट क्या होगा, यदि ए वेक्टर को हम यहाँ डिपिक्ट करते हैं तो ए और बी का लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेम हो जाता है। तो फ्री वेक्टर के केस में, है ना, पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर्स को हम मतलब इंटरचेंजेबली वर्ड यूज कर सकते हैं, उससे कोई डिफरेंस नहीं रहता है। पैरेलल वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर सेम ही हो गए। किस केस में? फ्री वेक्टर्स के केस में। लोकलाइज वेक्टर के केस में, है ना, आप इमेजिन कर ही सकते हैं, चूंकि लोकलाइज वेक्टर के केस में क्योंकि सपोर्ट लाइन का या लाइन ऑफ एक्शन का काफ़ी सिग्निफिकेंस रहता है, तो जैसा फ्री वेक्टर के केस में हमने किया था, ए को उठा के यहाँ से यहाँ रख दिया था, ये लोकलाइज वेक्टर के केस में अपन नहीं कर सकते हैं। तो यदि इन तीन वेक्टर्स को हम लोकलाइज वेक्टर्स के रूप में यदि एनालाइज कर रहे हों तो ए, बी और सी ये पैरेलल वेक्टर्स हैं, कोलिनियर नहीं है, नॉट कोलिनियर। कोलिनियर वेक्टर के लिए हमको क्या कंडीशन चाहिए कि वो सेम सपोर्ट लाइन पे हो, है ना, डायरेक्शन चाहे जो हो उससे फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्शन ये भी हो सकता है, डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकता है, इस टाइप से, है ना। इसको मैं वेक्टर डी यदि बोल दूं, इसको वेक्टर ई बोल दें, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वेक्टर बी, डी और ई जो है वो कोलिनियर है। तो जो कोलिनियर है वो पैरेलल तो होगा ही, पर जो पैरेलल है वो कोलिनियर हो जरूरी नहीं है लोकलाइज वेक्टर के केस में। ठीक, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, नल वेक्टर। तो नल वेक्टर, है ना, नाम से आपको लग ही रहा होगा, नल वेक्टर क्या हुआ, है ना, ऐसा कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो। उसको हम डिपिक्ट कैसे करते हैं, कई बार इस तरह से, है ना, 0 और उसके ऊपर ये एरो, है ना। इसका यूजेज कहाँ पे होगा, कैसे होगा, ये देखेंगे जब अपन और डिटेल में डिस्कस करेंगे वेक्टर्स को। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, बेसिकली क्या, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। तो सपोज कोई भी वेक्टर है ना, वेक्टर ए, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर ए के डायरेक्शन में, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। इसको यदि हम किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, सपोज जैसे के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हुआ भाई, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो इंक्रीज हो गया। के यदि 3 है तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो 3 से इंक्रीज हो गया। तो यदि ए वाला वेक्टर जो है सपोज ये था, तो इस वेक्टर को स्केलर के से यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो इसका डायरेक्शन तो सेम ही रहेगा, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, है ना। ये क्या हो गया, ये के ए हो गया। अच्छा, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, है ना, कोई भी वेक्टर ए है, माइनस ए बेसिकली क्या हुआ है, डायरेक्शन रिवर्स हो गया इसका, है ना। ए यदि इस डायरेक्शन में है तो माइनस ए जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस ए इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ये माइनस ए, बेसिकली -1 से मल्टीप्लाई कर दिया अपन। जब को इनिशियल वेक्टर, है ना, नाम ही सजेस्ट कर रहा है, ये डेफिनेशन जो है ना, उन वेक्टर्स पे हम अप्लाई करते हैं जो कि लोकलाइज वेक्टर्स हो। तो यदि कोई पॉइंट, सपोज पॉइंट ए, इसको हम फिक्स कर दें और दो अलग पॉइंट्स को हम डिफाइन करें विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, तो अपने पास में क्या आ जाएगा भाई, एक पोजीशन वेक्टर आ जाएगा ए बी ये, और एक पोजीशन वेक्टर आ जाएगा ए सी ये वाला। इन दोनों ही पोजीशन वेक्टर्स का जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है, सेम है ना, पॉइंट ए, दोनों को हमने डिफाइन किया विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। तो ए सी और ए बी ये क्या हो गए, को इनिशियल वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट जो है वो सेम है। ठीक, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, इनमें से कई पॉइंट्स आप कर भी चुके होंगे पहले, है ना। मेन ये डिस्टिंक्शन है फ्री वेक्टर्स और लोकलाइज वेक्टर्स का, है ना, ये आपको क्लियर रहना चाहिए।